बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स की। सबसे पहली चीज तो ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि कैपिटल बजटिंग क्या होती है। ठीक है। अगर हमें कैपिटल बजटिंग का मकसद समझ आ जाए तो काफी हद तक हम ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हम इनको क्यों यूज कर रहे हैं। तो नाम है जी कैपिटल बजटिंग। याद रखिएगा, हमारी जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, हम जो खर्चे करते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चात होते हैं हमारे, वो दो तरह के होते हैं। हम जरा आ जाते हैं अपने अ, जी हम पढ़ने लगे जी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। मैंने भी बात किया, हमारे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रूटीन नेचर के, हम उनको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। एक रूटीन नेचर के नहीं होते, एक होते हैं कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स। मतलब हमने कोई फिक्स एसेट परचेज कर लिया, हमने कोई बिल्डिंग परचेज कर ली, हमने किसी कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए, यानी कि बड़े लेवल के एक्सपेंडिचर्स, वो ये कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। इन्हीं एक्सपेंडिचर्स की हमें बजटिंग भी करनी होती है। फर्ज करें मैं कोई मशीन परचेज कर रहा हूं, या मैं किसी कोई बिल्डिंग बना रहा हूं, कोई प्लाजा बना रहा हूं, किसी भी जगह मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। ठीक है। तो मुझे ये चीज देखनी है कि मैंने एक तो कर ली इन्वेस्टमेंट, क्यों की है? क्योंकि मुझे उससे कोई ना कोई उस चीज से फायदा मिलना है। मैंने एक फ्लेक्स प्रिंटिंग के लिए मशीन परचेज कर ली है जो कि 80 लाख की आई है। मैंने देखना है कि उस फ्लेक्सिस प्रिंट करके सेल करके मुझे जो मंथली बेसिस पर या एनुअल बेसिस पर जो रेवेन्यू आएगा, वो कितने साल आएगा, 2 3 4 5, और क्या वो 4 5 साल का रेवेन्यू मेरी इन्वेस्टमेंट को बाय बैक पे बैक कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये दोनों चीजें अंडरस्टैंड करके मुझे बजटिंग करनी है कि आया मुझे वहां पैसा लगाना है कि नहीं लगाना, वो मशीन खरीदनी है कि नहीं खरीदनी, मुझे बिल्डिंग बनानी है नहीं बनानी, मुझे प्लाजा बनाना है नहीं बनाना। मैं आपसे मिसाल दूंगा, हमारे यहाँ मोटरवे मौजूद है। आप लोग जो इधर ज़्यादा नहीं जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि जिस दौर में मोटरवे बनी थी उस दौर में आप में से कोई 5 साल का होगा, कोई 3 साल का होगा, कोई साल का होगा, कोई भी पैदा भी नहीं हुआ होगा। ठीक है। ये 96 97 की बात है। तो मोटरवे बनाई एक कोरियाई कंपनी ने। कोरिया को क्या जरूरत पड़ी थी वो अरबों रुपए यहां पे खर्च कर दे? सारा पैसा कोरिया ने लगाया। क्यों? कोरिया का 10 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट था, और 10 ईयर से मोटरवे से जितना भी पैसा आना था वो 100% कोरिया ने लेके जाना था। तो कोरिया ने की इन्वेस्टमेंट मोटरवे में, और फिर उसके जो 10 साल के रिटर्न्स आए। अब इतना पागल तो कोरिया भी नहीं था जिसने इन्वेस्टमेंट कर दी। उन्होंने सबसे पहले ये जस्टिफाई किया, उन्होंने चेक किया क्या पाकिस्तान की ट्रैफिक कितनी है, किन किन एरियाज में पाकिस्तान की ट्रैफिक चलती है। तो अगर हम मोटरवे बनाते हैं तो वो ट्रैफिक मोटरवे पर शिफ्ट होने के बाद हमें वहां से रेवेन्यूज एनुअल बेसिस पर कितने आएंगे, और 10 साल तक क्या हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बाय बैक पे बैक कर लेंगे। और मजे की बात है, कोरिया यहां से 4 से 5 गुना पैसा कमा के गया। तो क्या था कि कोरिया ने वो पैसा लगाने से पहले कैपिटल बजटिंग की। अब बजटिंग की जो कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स हैं वो टोटल चार है। एक को कहते हैं हम पे बैक पीरियड, दूसरा है जी नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, तीसरा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये समझ लें कि चार मुख्तलिफ लोगों ने चार मुख्तलिफ टेक्निक्स दे दी। पे बैक पीरियड का एक और सब फॉर्म होती है जिसे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी कहते हैं।
ठीक है जी। अब इनके फार्मूलाज देखते हैं। पे बैक पीरियड का तो फार्मूला सीधा सीधा है, आपको समझ ही नहीं आएगी। ए प्लस बी लास्ट में नाम माइनस बताया सी आपने। ओवर डी। यस। लास्ट में तो नाम ही बताया आपने चौथे का। अच्छा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये जो कि मैं लहदा पढ़ाता हूं, ये इन तीनों के साथ नहीं हम पढ़ेंगे, ये सेपरेटली हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसलिए अभी मैंने इस पर बात नहीं की, मैंने छोड़ गया था। अच्छा, ए प्लस बी माइनस सी ओवर डी। अब ये ए प्लस A B C D क्या है, ये क्वेश्चन के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू का सीधा फॉर्मूला होता है NPV इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू मैंने कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में डिटेल में समझाए हुए हैं, यहां मैं समझाऊंगा नहीं, सिर्फ फॉर्मूलाज लिखूंगा। तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का एक फार्मूला है जी, फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 प्लस R पावर T, या पावर N लिखने एक ही बात है। दूसरा आएगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू R इंटू 1 - 1 ओवर 1 प्लस R पावर T डिवाइड बाय R। तीसरा फार्मूला जी, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू R1 ओवर 1 प्लस R पावर 1 प्लस R2 ओवर 1 प्लस R पावर 2 एंड सो ऑन, RN ओवर 1 प्लस R पावर N। मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, ये पहला फार्मूला एक सिंगल फ्यूचर वैल्यू का है। एक ही जब फ्यूचर वैल्यू गिवन होगी जी, 10 साल बाद इतने पैसे आने हैं जी, उसके अलावा कोई पैसा नहीं आएगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर कांस्टेंट रिटर्न्स हो, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स की बात हो, सेम रिटर्न हर साल हो, तो ये फॉर्मूला लगता है। और ये नॉन कांस्टेंट रिटर्न्स का फॉर्मूला तीसरा। हम तीसरे फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे अभी जी। नेक्स्ट आ गया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का भी फॉर्मूला सेम NPV वाला है, सिर्फ थोड़े चेंजिंग साथ, प्रेजेंट वैल्यू ओवर इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। अब आते हैं नीचे, मिसाल ले लेते हैं जी। मेरे पास मैंने इन्वेस्टमेंट की 0 पीरियड में, मुझे अगले 5 साल रिटर्न्स आए। जिस किसी स्टूडेंट के पास कैपिटल अवेलेबल है वो फौरन निकाल ले, क्योंकि बड़ी जरूरत पड़नी है। और मुझे जरा कैलकुलेशन भी जल्दी चाहिए, ये ना हो कि मैं पूछता रहूँ आगे से मुझे आंसर कोई ना आए। मैंने इन्वेस्टमेंट की है जी 1 लाख रुपए की। छोटी अमाउंट ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। मुझे पहले साल रिटर्न आ गया 25,000 रुपया। दूसरा रिटर्न आ गया 38,000 रुपया। तीसरा रिटर्न आ गया 43,000, 43,000। चौथे साल रिजल्ट आया, रिटर्न आया 35,000। पांचवें साल रिटर्न आया 40,000। ले जी, ये 5 रिटर्न्स मुझे आ गए हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता है जी, ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई डी। अब इस फॉर्मूले में स्पेशली क्या है, हमें क्या करना है, हमारी इन्वेस्टमेंट है जी 1 लाख। हम 25,000 यहां आगे लिखेंगे, हम सम फाइंड करने लगे हैं, क्यूमुलेट करने लगे हैं। 25 और 38 जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 63,000। इसमें 43 जमा करेंगे तो ये 1 लाख से ऊपर चला गया, हम उसको यहीं रोक लेंगे, क्योंकि ये 1 लाख से ऊपर जा रहा है तो फिर हम इसको टोटल नहीं करेंगे, यहीं स्टॉप कर देंगे। ये मतलब है जी, हमारी नियर टू इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हुई थी ये, तो ये 2 जो है ये हमारा ए हो गया। जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो हमारा बी हो गया। ये जो नियर टू कंप्लीट अमाउंट थी ये सी हो गया। और जो नेक्स्ट अमाउंट है ये हमारा डी हो गया। देखें जी, हमने एक क्लॉक क्रिएट किया है। क्लॉकवाइज हम चले हैं, A B C and D। ध्यान से इसको देख लें, अगर क्योंकि ये लेक्चर रिपीट भी हो रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आप इसको दोबारा भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, डजेंट मैटर। अब इन वैल्यूज को नीचे हम पुट करेंगे जी। ए हमारा है 2, प्लस बी है 1 लाख, सी है 63,000, और डी है जी 43,000।
2 + 37,000 ओवर 43,000। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 हाँ ए प्लस 0.85 अप्रोक्सीमेटली आएगा, आई थिंक सो। अगर किसी ने कैलकुलेट किया तो वो बता दे। 2.85 ईयर्स लगेंगे और मेरे जो पैसे मैंने लगाए हैं मेरे वापस मिल जाएंगे। उसके बाद आने वाले सारे रिटर्न्स मेरे यानी कि एडिशनल प्रॉफिट होगा मेरा। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब चूंकि हमें नजर आ रहा है ये नॉन कांस्टेंट रिटर्न है, अगर हमें एनपीवी फाइंड करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो जी प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। जी, अब नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमारा लगना है नॉन कांस्टेंट रिटर्न्स का, कि रिटर्न 1/1 + R⁻1 प्लस R2 ओवर 1 + R⁻2 एंड सो वन Rn ओवर 1 + R⁻n। अच्छा स्टूडेंट, ये देखें कि एक काम हम और करेंगे, जरा सिंपल वे में हो जाएगा। ये जो 1 + R⁻1 / 2, क्योंकि पावर 5 तक आना है, हम इसको यहां पे लेदा से कैलकुलेट कर लेते हैं। और एक और चीज हम मिस करके हमने आर लिखा ही नहीं है, तो आर हम ले लेते हैं, यहाँ साइड पे लिख लेते हैं जी। आर हमारा आ जाएगा 10% कर लेते हैं, यही ठीक है। कोई भी हो सकता है, 12%, 13%, 18%, 16%, जो क्वेश्चन में गिवन होगा। आर है जी आपका रेट ऑफ रिटर्न, या मार्केट रेट, या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कुछ भी इसको कह सकते हैं। ये सारी बातें डिटेल में मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर्स में समझाई हुई हैं। तो हम लिखेंगे 1 + R⁻n। तो आर चूंकि हमारा 10% है, तो ये आ जाएगा 1 + 0.1 पावर n। अब n का मतलब है पहले साल 1 पावर लिखेंगे, दूसरे साल 2 लिखेंगे, तीसरे साल 3 लिखेंगे, चौथे साल 4 लिखेंगे, पांचवें साल 5 लिखेंगे। अब ये जल्दी से मुझे ये पावर्स कैलकुलेट करके बताते जाए। मतलब मैं सही था कि किसी ने भी कैलकुलेट नहीं करना? पहले साल तो 1.1 ही आएगा, ऑब्वियसली, वन क्योंकि पावर 1 होएगी। दूसरा साल जो है 1.21 आ जाएगा। तीसरे साल 1.331 आ गया। चौथे साल 1.464 आ गया। और पांचवें साल 1.611 आ गया। ले जी, ये 5 साल के हमने जो रिटर्न्स फाइंड करने थे, ये कर लिए। मैं एक दफा दोबारा बता दूं कि चूंकि फार्मूले में ये पावर 1 आनी थी, पावर 2, पावर 3, पावर 4 एंड पावर 5, वो हमने यहाँ अलहदा से कैलकुलेट कर लिया। मैं इसे टेबुलर फॉर्म में इसलिए कर रहा हूं कि इसे सॉल्व करना आसान है। सिंपल सी बात है। अब देखें, ये तो हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हमें करना सिंपल क्या है कि अपना जो मेरे रिटर्न्स है ना, ये वाले, इन रिटर्न्स को मैंने डिवाइड कर देना है 1 + R⁻n से। यानी कि 25,000 को 1/1 से डिवाइड करूंगा, 38,000 को 1/21 से, 43,000 को 1/331, 35,000 को 1/464, और 40,000 को 1/611 से। तो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास है 25,000 डिवाइडेड बाय 1.1। तो मेरे पास ये आ गया जी 22,727। फिर मैं डिवाइड करूंगा 38,000 को 1/21 से, तो ये आ गया 31,405। कोई एक बंदा इनको जमा ही साथ साथ करता जाए यार, कुछ टाइम बच जाएगा। जी सर, मैं करता 43,000, 32,306। बेटा साथ साथ करते जाए। मैं अच्छा 32, 306।
306, जबरदस्त। नेक्स्ट भी बताएं फिर। 23907. 23907, और लास्ट वाला है जी 27322। अब इन सम करें जी। सर 137 667 137 667। 667, दैट्स फाइन। ओके जी, ये हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की है जी 137 डबल, यहां डायरेक्टली लिख लेंगे 137 667 जी। ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई, तो हमारा एनपीवी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू 137 667 माइनस इन्वेस्टमेंट 1 लाख, तो ये आ गया 37667। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज देख लें, बल्कि पहले हम वो फाइंड कर लें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, फिर बात करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला हमने देखा था प्रेजेंट वैल्यू ओवर इन्वेस्टमेंट, तो प्रेजेंट वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके, दोबारा बिल्कुल फाइंड नहीं करेंगे, हम इतने वेले थोड़ी हैं कि बार बार कैलकुलेशन ही करते रहें। तो 137 667 को डिवाइड करें जी 1 लाख से, आंसर आ जाएगा 1.38। ओके जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू तब फेवरेबल है अगर इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आए, तो ये फेवरेबल है और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्टेबल है, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जा सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का आंसर अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो फेवरेबल है, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल किया जा सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो देखिए दोनों ही, ये भी प्लस में है और ये 1 से ग्रेटर है, तो प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब अगली बात आती है, एक आखिरी चीज हमारी रह गई, वो हमें कहता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी फाइंड करें जी। फॉर्मूला इसका भी सेम ही है, ए प्लस बी माइनस सी ओवर डी। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, हम जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। अगर कहीं फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे तो वो कंपाउंडिंग कहलाता है। तो अभी हमने जो कैलकुलेट किया है ये देखें, हमारे वैल्यूज कम हुई हैं, तो ये डिस्काउंट ही हुआ है, डिस्काउंट से वैल्यू कम होती है। अब कोई भी चीज खरीदते हैं 1,000 रुपए की है, 20% डिस्काउंट मिला तो वो 800 की रह जाएगी, तो यहाँ भी ये डिस्काउंटिंग हुई है, 10% डिस्काउंटिंग हो गई है। अब ये जो वैल्यूज आई हैं इनको हमें क्यूमुलेट करना है। ये 22,727, इसमें 31,405 जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा? करें जी। 54,132. 54,132, इसमें 32,306 जमा करें। 86,438 जी। इसमें अगली वैल्यू अगर जमा करेंगे तो 1 लाख से ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, ये ए हो जाएगा, बी तो अपनी जगह पे मौजूद है, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। तो जी वैल्यूज पुट करते हैं। 3 + 1 लाख माइनस 86438 डिवाइडेड बाय क्या था जी, 23,907, 23,907, 23,907। तो ये आ जाएगा 3 + 1,3,5,6,2 डिवाइडेड बाय 23,907। जी जरा बताएं, 3 पॉइंट आई थिंक सो, कितना आएगा? 53। 0.56 वो आ गया, उसमें 3 ऐड करना. हाँ, जीरो जी, 3.56 ईयर्स आ जाएंगे, लग जाएंगे जी। अगर हम सिंपल पे बैक पीरियड में जाएं तो वो कितने साल लगेंगे जी, 2 इशारिया यानी कि 2.85 ईयर्स। और हम डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में जाएं तो 3.56। अब हमारी आखिरी बात रह गई है, वो करके क्लोज करते हैं। आखिरी बात यह है कि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड तो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन
जो सिंपल पेबैक पीरियड है उसका ड्रॉबैक ये है कि उसमें हमने डिस्काउंटिंग या टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं किया होता, तो वो इम्प्लीमेंटेड नहीं होता। हमने सिर्फ उसको पढ़ने की हद तक, या कोई क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड नहीं है। ये स्टूडेंट्स आज की हमारी डिस्कशन थी। ठीक है, हमारी टोटल क्लास 30 मिनट्स की होती है, 30 मिनट्स पूरे हो गए हैं। जिन जिन के जो क्वेश्चन हो गए वो मुझसे व्हाट्सएप पूछ सकते हैं, या आज इसको रिवाइज करें और कल क्वेश्चन पूछें। ये जो पेज है ये भी आपको शेयर हो जाता है, हैंड नोट्स तो हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक दफ़ा खुद से क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करें, नो प्रॉब्लम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।